वो था सीतापुर। वीरा और राजेश्वरी एक गरीब दंपत्ति थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन होने के कारण वे खेती करते थे और अपनी बेटी कीर्ति को पाल रहे थे। खेत के काम से लौटने के बाद वीरा बरामदे में बिस्तर पर बैठ जाता है। राजेश्वरी, राजेश्वरी। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही राजेश्वरी अपने पति के बुलाने पर पानी का गिलास लेकर उसके पास आई और उसे पीने के लिए पानी दिया। वीरा जिसने पानी पिया, राजेश्वरी जाओ और अपनी बेटी की किताबें ले आओ। क्यों जी, आप उसकी सब स्कूल की किताबों को हर दिन क्यों देखते हो और फिर उदास हो जाते हो, और जैसे ही वो घर में कदम रखती है तुम वापस उन किताबों को रख देते हो। राजेश्वरी, मेरी बेटी को पढ़ाई करना बहुत त्रास आता है। उसने गांव के जरा से स्कूल में पढ़कर इतने अच्छे अंकों के साथ 10वीं पास की, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता में उसे शिक्षा देने का सामर्थ्य नहीं, स्कूल छूट जाने पर भी मेरी बेटी ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब भी मैं इन किताबों को देखता हूँ तो मेरा दिल दुख से भारी हो जाता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पाया। तभी कीर्ति सिर पर हरी घास लिए घर आती है। पिता की दुख भरी बात सुनकर वो कहती है, पापा, इससे पहले कि तुम अपने दिल में दबे इस दुख से मर जाओ, मुझे और माँ को जहर दे दो, हमें मार डालो। उसकी ये बात सुनकर वीरा और राजेश्वरी रोने लगते हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है पापा कि मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन अगर आप रोज किताबों को देखकर ऐसे ही उदास होते हो तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। तुम्हारी शादी करेंगे और तुम खुशी से अपनी सास के घर चली जाओगी। ऐसी बात मत करो। ऐसे ही सबने एक दूसरे को दिलासा दिया। ये आनंद नगर में गोवर्धन का घर है। अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में जानकर वो अपनी पत्नी अपर्णा पर चिल्लाया और बेटी पल्लवी की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बीच पल्लवी आधुनिक पोशाक पहनकर आती है। वो उससे सख्त आवाज में पूछता है, पल्लवी, ये क्या है? पढ़ाई करना जरूरी है, इसीलिए मैं लाखों रुपए तुम्हारी फीस के रूप में भर रहा हूँ। पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आपने इसे सीरियसली नहीं लिया और फिर से फीस भर दी। तुम अच्छी तरह से पढ़ो और एक सफल बिजनेस वुमन बनो। मैंने ये सपना देखा, इसमें कोई गलती तो नहीं की? बिना कुछ बोले वो वहां से चली गई। गोवर्धन परेशान हो गया। हालांकि अपर्णा उसे सांत्वना देती है, लेकिन गोवर्धन परेशान ही रहा। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन खेत में गई कीर्ति एक बछड़े को बोर पंप पर ले आई और उस पर बाल्टी से पानी डालकर नहलाने लगी। इसी बीच उसकी माँ राजेश्वरी उसके लिए दोपहर का भोजन लाती है। ए कीर्ति, मैं नहला दूंगी इसे, तुम आओ और खाना खाओ। चलो जल्दी से। मैं खा लूंगी, ये किसी की बात नहीं मानेगा, ये सिर्फ मेरी ही सुनता है। तुम जाकर उधर बैठो, मैं इसे अच्छी तरह नहला कर ही आऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने ये सारे काम सीखे जब मैंने तुम्हें सिखाए, ये बात मत भूलना। अब क्या कहोगी? तुम इसको नहलाना चाहती हो, तुम्हें इसका हक है। हाँ, आओ तो नहलाओ, मैं तुम्हें ना क्यों कहूंगी। जैसे ही कीर्ति आंख मारती है, उसे देखकर बछड़ा भी आंख झपकाता है। राजेश्वरी उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखती है, बस बछड़ा वहां से भाग जाता है। ये देखकर कीर्ति खूब हंसती है और राजेश्वरी उसे हंसता देख नाराज हो जाती है। दूसरी ओर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तर्ज पर पल्लवी स्विमिंग पूल में तैर रही थी और अपनी जिंदगी का आनंद ले रही थी। तभी उसकी माँ पल्लवी के पास आई। बेबी, मैंने गर्मा गर्म बिरयानी बनाई है, तुम बाहर आ जाओ तो हम सब मिलकर खाएंगे। सॉरी मम्मी, इन दिनों तुम जो खाना बनाती हो वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूंगी। तुम और डैड खा लो उस बेकार सी बिरयानी को। उसने ऐसे कहा, फोन निकाला और चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया। उसने लगभग सभी चिकन आइटम्स ऑर्डर कर लिए। अपर्णा दुखी होकर खाने की मेज पर आई और गोवर्धन को बताया कि पल्लवी ने उससे कैसे बात की। गोवर्धन ने उसे सांत्वना दी। पल्लवी अपने दोस्तों को अपने घर बुला लेती है। जब वे चिट-चैट कर रहे थे, इस बीच उनका दिया खाने का ऑर्डर डिलीवर हो गया। उन्होंने प्लेटों पर खाना परोसा। वो खा रहे थे हॉट तंदूरी चिकन। उधर कीर्ति ने हंसना बंद करके माँ द्वारा लाया गया खाने का डिब्बा खोला और उसमें चावल और अचार देखा। आपने करी नहीं बनाई माँ? नहीं बेटी,
आज सब्जी बेचने के लिए सुब्बम्मा आई ही नहीं। मैं कल सब्जी लूंगी, अभी अचार के साथ ही खा लो। क्या माँ, कल भी तुमने यही कहा था ना? तुमसे घर के हालात कहाँ छिपे हैं बेटी? घर में एक रुपया भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी कर्ज लेने गए हैं। उस पैसे से मैंने उनसे कहा है कि एक चिकन ले आए। अगर वो चिकन लाते हैं तो मैं पकाकर सारा अपनी बेटी को खिलाऊंगी। क्या मैं राक्षस हूँ कि पूरी हांडी भर चिकन करी अकेली ही खा लूंगी? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ये मत भूलो। फिर वो ऐसे ही अचार चावल खा लेती है। 10 मिनट बाद उनके पास बछड़ा चरकर आ जाता है और उसको बांधकर माँ बेटी दोनों घर आ जाते हैं। तब वीरा बिस्तर पर लेटा हुआ था और बहुत उदास लग रहा था। उसके पैर के घाव पर पट्टी बंधी थी। उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। माँ और बेटी दोनों रोने लगती हैं। गांव के सभी लोग आते हैं और वे सभी एक आखिरी बार वीरा को देखते हैं। वे उसकी बीवी और बेटी को सांत्वना देते हैं। 4 लोग उसे शमशान घाट ले जाते हैं। अंतिम संस्कार की रस्म पूरी करने के बाद आखिरी छड़ी जलने तक वो दोनों वहीं खड़ी थीं। बाद में माँ और बेटी दोनों घर लौट गईं। जब ऐसा था, एक दिन गोवर्धन बहुत शराब पीता है और एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। घर पर उसकी लाश रखी हुई थी और सब खामोश थे। बाद में शव ढोने वाला वाहन आया और गोवर्धन के शव को ले गया। शरीर को बिजली की मशीन में जला दिया गया और राख पल्लवी को दे दी गई। वे वहां से घर पहुंच जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कीर्ति अपनी माँ का बहुत प्यार और सहानुभूति के साथ ध्यान रख रही थी और साथ ही खेती कर रही थी। लेकिन दूसरी ओर पल्लवी अपनी माँ की देखभाल के लिए एक आया नियुक्त करती है और अपने मजे जारी रखती है। हर किसी के जीवन में पैसा अहमियत रखता है। ये बिल्कुल ना हो तो मुश्किल और ज्यादा हो तो भी मुश्किल, है ना? कोंडापुर कस्बे की अनामिका टेक्सटाइल फैक्ट्री में 100 कर्मचारी काम करते थे। आसपास के शहरों में इस फैक्ट्री से ही कपड़ा पहुंचता था। इस फैक्ट्री के चेयरमैन थे सुदर्शन राव और उनकी बेटी पल्लवी मैनेजिंग डायरेक्टर थी। पल्लवी थोड़ा घमंडी किस्म की थी। एक दिन वो तैयार होकर कारखाने के लिए निकलने लगी तो माँ शारदा ने, अरे पल्लवी, नाश्ता तो कर लो। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है माँ, मैं निकल रही हूँ। फैक्ट्री के मालिक तो यही है और नाश्ता कर रहे हैं। तुम मैनेजिंग डायरेक्टर होकर इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ, मैं टेंशन क्यों न लूं? मैं कोई आपकी तरह बिना सैलरी वाली नौकरानी नहीं हूँ। मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जिसकी सैलरी लाखों में है। बेटी की ऐसी बदतमीजी भरी बात से नाश्ता कर रहे सुदर्शन राव गुस्से में बोले, पल्लवी, तुम्हें पता है ना कि तुम किससे बात कर रही हो? क्या कोई ऐसे अपनी माँ से बात करता है? अभी अपनी माँ को सॉरी बोलो, फौरन। हालांकि पल्लवी नकचढ़ी थी, लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं टाल सकती थी। वो अपने पिता की बात मानकर सीधा अपनी माँ से बोली, सॉरी मॉम, ऑफिस का कुछ टेंशन था, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। चलो, तुम भी नाश्ता कर लो। उसने अपना गुस्सा कम किया और चुपचाप नाश्ता करने के लिए राजी हो गई। ये देखकर माँ शारदा मुस्कुराई और पल्लवी के लिए नाश्ता परोसने लगी। पल्लवी ने अपने लिए 2 इडली और परोस ली, क्योंकि उसकी माँ ने उसे केवल 2 ही इडली परोसी थी और वो उसके लिए काफी नहीं थी। फिर उसने उन पर पूरा सांभर डाल दिया और जल्दी से मिलाकर खाने लगी। ये देखकर दोनों पति पत्नी हंस पड़े। नाश्ता खत्म करके सुदर्शन और पल्लवी दोनों एक ही कार में फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो गए। पल्लवी कार में ही फाइल्स चेक करने लगी, लेकिन सुदर्शन ने उसकी शादी की बात छेड़ने की सोची। क्या बेटी, कार में काम, घर में काम, ऑफिस में काम, कभी कुछ हंसी मजाक भी कर लिया करो तुम। पापा, काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बातें, हंसी मजाक, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। मैं साई के रिश्ते का क्या जवाब दूं? मैं जानती हूँ पापा कि आप मेरी शादी कराना चाहते हो, लेकिन मैंने भी आपको अपनी राय बता दी है। सुदर्शन और पल्लवी दोनों फैक्ट्री पहुंच गए। वहां उन्हें सुदर्शन का मित्र प्रसाद मिला। दो सुदर्शन, कैसे हो? उसका सुदर्शन से इतनी लापरवाही से बात करना पल्लवी को पसंद नहीं आया और वो तुरंत बोली, मिस्टर, ये ऑफिस है,
और यहाँ आपको इनको सर कहकर ही बुलाना चाहिए। अंडरस्टूड? ये मेरा दोस्त प्रसाद राव है। जरूर, लेकिन घर पर पापा, ये ऑफिस है। यहाँ 100 और लोग आपके नीचे काम करते हैं और आपको देखते हैं, तो आपके दोस्तों को ध्यान रखना चाहिए। अरे बेटी, ये कृष्णा हिल्स में हमारे जयत्रा शॉपिंग मॉल के मैनेजर भी हैं। लेकिन इनको इतनी समझ नहीं कि किससे कहाँ कैसे पेश आना चाहिए। सॉरी मैडम। और पल्लवी अपने केबिन में चली गई। वहाँ ऑफिस बॉय फूल बदलना भूल गया था। पल्लवी ने उसे बुलाया और एक थप्पड़ जड़ दिया। तुमने फूल क्यों नहीं बदले? इस लापरवाही के लिए तुम्हारी आज की तनख्वाह काट ली जाएगी। अब जाओ और अपना काम करो। कुछ दिनों बाद एक दिन प्रसाद अपनी बेटी नीरजा को उस शॉपिंग मॉल में ले गया जहाँ वो काम करता था। नीरजा बड़ी खुश थी और कपड़े देख रही थी। अचानक उस दिन पल्लवी कृष्णा हिल्स वाले दफ्तर में आ गई और उसने नीरजा से एक ड्रेस के बारे में कुछ पूछा। नीरजा को तो पता ही नहीं था कि क्या कहे और वो कपड़े देखने में व्यस्त हो गई। पल्लवी ने वो ड्रेस ली और नीरजा के चेहरे पर फेंक दी। हजारों रुपयों की तनख्वाह तुमको ऐसे ही नहीं मिलती। मिस्टर प्रसाद, मेरे केबिन में आइए। बिना कुछ बोले प्रसाद पल्लवी के केबिन में चला गया। उस लड़की को ड्रेसेस के बारे में कुछ भी पता नहीं और आपने उसे सेल्स गर्ल रखा हुआ है। सबसे पहले उसे नौकरी से निकालिए। सॉरी मैडम, वो सेल्स गर्ल नहीं है, वो मेरी बेटी नीरजा है। वो हमारा शॉपिंग मॉल देखना चाहती थी तो मैं उसे अपने साथ ले आया। ओह ओके। वैसे वो क्या कर रही है आजकल? उसने हाल ही में डिग्री पूरी की है और वो नौकरी की तलाश में है। ठीक है, आप जाइए और उसे यहाँ भेज दीजिए। सॉरी मैडम, प्लीज उसे डांटिएगा मत। उसे कुछ नहीं पता, वो तो बस थोड़ा टाइम पास करना चाहती थी तो मैं उसे यहाँ ले आया। मैं जो कह रही हूँ वो करिए, मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। अब प्रसाद क्या कर सकता था? वो केबिन से बाहर आया और उसने नीरजा को अंदर भेज दिया। प्रसाद बाहर खड़ा था और तनाव में था कि पता नहीं पल्लवी उसकी बेटी से क्या कहेगी। लेकिन कुछ देर बाद दोनों मुस्कुराती हुई केबिन से निकली तो उसे कुछ तसल्ली मिली। कुछ दिनों के बाद नीरजा ने पल्लवी के मॉल में नौकरी शुरू कर दी। नीरजा के आने के बाद से उनकी बिक्री बढ़ गई थी, लेकिन पल्लवी ने नीरजा से इस बारे में कोई बात नहीं की, बस उसका बोनस उसके खाते में जमा करवा दिया। एक दिन वो दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे थे। बताइए मैम, आपने कहा था आपको कुछ बात करनी है। मेरे पापा मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं शादी करके चली गई तो वो यहाँ बिल्कुल अकेले नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपको शादी तो करनी पड़ेगी ना मैम, हर किसी को करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो मेरी हर बात समझे और माने भी। अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा ये तो बताइए। वही तो नीरजा, मैं ये सब बातें फोन पर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुमको यहाँ मिलने के लिए बुलाया। मैम, आप ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है ना जो कि हर जगह आपके साथ ड्राइवर की तरह चले। अगर आप ऑफिस में हो तो आपका सेक्रेटरी बनकर रहे और घर पर एक रोमांटिक लवर की तरह प्यार करे, और जब आपके बच्चे हो तो उनका पूरी तरह से ख्याल रखे। वाह नीरजा, जैसे मैंने सोचा था तुमने तो बिल्कुल वैसे ही लड़के बारे में बताया है। यू आर रियली ग्रेट। उस दिन से नीरजा और पल्लवी दोनों ने मिलकर ऐसे लड़की की तलाश शुरू कर दी, लेकिन दिन बस गुजरते ही जा रहे थे और पल्लवी के इस अभिमान से मेल खाने वाला लड़का कहीं नहीं मिल पा रहा था। ऑफिस में उसने बिक्री का विवरण लाने के लिए कहा। तुरंत सारी फाइलें पल्लवी की मेज पर आ गई। उनकी जांच करके उसने अच्छा काम करने वालों का वेतन बढ़ाने के लिए कहा। इस तरह वो अनामिका टेक्सटाइल्स का व्यवसाय विकसित करने में ही व्यस्त रही।